गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग सभी को, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं बच्चों? आप लोग अच्छे हैं? आवाज आ रही है आप लोगों को? सुन पा रहे हैं आप लोग? चलिए, सभी को गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। वह है नृत्य कला। और जैसा कि आप सब भी जानते हैं कि डांसिंग पे प्रश्न हमेशा से ही यूपीएससी में पूछा जाता रहा है। और ना केवल यूपीएससी बल्कि अदर जो भी स्टेट पीसीएस के भी जो भी एग्जाम होते हैं, जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो रहे हों, आप देखो कि वहां पे आपको डांसिंग पे प्रश्न अवश्य पूछा जाता है कल्चर के एरिया से। और जहां तक डांस की बात की जाए, नृत्य कला की बात की जाए, तो इसकी जानकारी हमारे पास साहित्यिक और पुरातात्विक दोनों ही साक्ष्यों से प्राप्त होता है। कला का यह रूप भी उतना ही प्राचीन है जितना कि मानव सभ्यता का इतिहास है, क्योंकि यह माना जाता है कि जो पाषाण कालीन जो लोग थे, तो उस समय से ही जब भी वे शिकार उकार किया करते थे, तो शिकार उकार करने के बाद वे इस तरीके से अपनी भावनाओं को प्रदर्शित किया करते थे नृत्य के माध्यम से भी। ऐसे भी चाहे कला का कोई भी रूप हो, अगर हम लोग देखें तो कला का कोई भी रूप हो, वह भावनाओं एवं विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम होता है। मूलतः कला तो वही है कि जिसके माध्यम से हम अपनी भावना और विचारों को व्यक्त कर पाते हैं। उसी में नृत्य कला भी है, क्योंकि इसके माध्यम से भी हम अपनी भावना और विचारों को व्यक्त करते हैं। खुशी का पल होता है तो थोड़े बहुत सभी लोग नृत्य करते ही करते हैं। नृत्य के भी आप देखो तो कई रूप हैं। नृत्य के भी कई रूप हैं। कुछ नृत्य ऐसे हैं जिन्हें आपको संस्कृति मंत्रालय ने उन्हें क्लासिकल डांस का दर्जा दिया है, शास्त्रीय नृत्य। तो कुछ ऐसे नृत्य हैं जिन्हें शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। कुछ ऐसे भी नृत्य हैं जो शास्त्रीय नृत्य ना होकर, क्लासिकल डांस ना होकर, सेमी क्लासिकल डांस की कैटेगरी में आते हैं, अर्धशास्त्रीय नृत्य की श्रेणी में आते हैं। कुछ ऐसे भी नृत्य हैं जो अलग अलग क्षेत्र विशेष से संबंधित होते हैं, जिन्हें हम क्षेत्रीय नृत्य के नाम से भी जानते हैं। तो इस प्रकार से बच्चों आप देखें तो नृत्य के तीन रूप हैं। एक शास्त्रीय नृत्य, दूसरा अर्धशास्त्रीय नृत्य, और तीसरा क्षेत्रीय नृत्य या जिसे लोक नृत्य कहा जाता है, फोक डांस कहा जाता है। लोक नृत्य जो अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग संस्कृतियों को समाहित किए हुए, रीति रिवाजों को समाहित किए हुए जो नृत्य होता है। आज भारत आप देखें तो विविधता का देश है, और यह विविधताएं हमें कला के सभी रूपों में दिखाई देता है। चाहे वह स्थापत्य कला हो, चाहे वह नृत्य कला हो, मूर्ति कला हो, चित्र कला हो, तो यह विविधताएं आपको देखने को मिलती हैं अलग अलग क्षेत्र में, अलग अलग रूपों में। अब इसी में हम लोग को नृत्य को यहां पे देखना है। और जहां तक आपको भी पता होगा कि अगर हम क्लासिकल डांस की बात करें तो हमेशा से क्लासिकल डांस पे आपसे प्रश्न पूछा जाता है, चाहे वह भरतनाट्यम हो, कुचिपुड़ी हो, मोहिनी अट्टम हो, कथकली हो, कथक हो, मणिपुरी हो, या सत्रिया हो, ओडिसी हो, ये सब हमारे क्लासिकल डांस हैं, शास्त्रीय नृत्य हैं, जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र की परंपरा पर आधारित हैं। इसलिए इन्हें शास्त्रीय नृत्य कहा जा रहा है, क्योंकि इनकी एक विधि है। ये नृत्य ऐसे ही नहीं है कि कोई भी व्यक्ति चाहे तो किसी प्रकार से कर ले, बल्कि इनके नृत्य की एक परिपाटी होती है, इनकी एक सीमाएं होती हैं, एक बाउंड्री है। उसके बाहर जाकर आप इस नृत्य को नहीं कर पाते हैं, और ये सभी लोग नहीं कर पाते हैं, क्योंकि इसमें आप देखोगे कुछ ऐसे नृत्य हैं जिसमें ग्रीवा संचालन, गर्दन को नचाना, शरीर के अंग अंग को नचाना, भाव संचालन, नेत्र संचालन, पद संचालन, हस्त मुद्रा, तो ये सब आप देखोगे कि अलग अलग प्रकार से दिखाई देगा जो हम क्लासिकल डांस में करते हैं।
लोक नृत्य में उसकी कोई जरूरत नहीं होती है। लोक नृत्य में तो चाहे आप कैसे भी हाथ कर लो, कैसे भी पैर कर लो, जैसे चाहो वैसे आप नृत्य करो, उसके लिए कोई आपको यह नहीं कहेगा कि भाई आप ऐसे क्यों कर रहे हो, वहां पे आपको खुली आजादी है। लेकिन शास्त्रीय नृत्य के एक बंधाए परिपाटी है, और उसी परिपाटी में, उसी नृत्य की चौहद्दी में ही आपको नृत्य करना होता है। इसलिए उसको क्लासिकल डांस का दर्जा दिया जा रहा है। तो आज बच्चों हम लोग इसी क्लासिकल डांस और सेमी क्लासिकल डांस और फोक डांस पे चर्चा करने वाले हैं, और वहां से रिलेटेड आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। नृत्य के विषय में हमने कहा कि अगर ऐतिहासिक हम देखें तो आध ऐतिहासिक काल से ही, यानी प्रोटो हिस्ट्री एज से ही हमें इसके इंफॉर्मेशन मिलते हैं। और आप देखते हो कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में भी, सिंधु घाटी सभ्यता से भी हमें कला के इस रूप की जानकारी मिल रही है, क्योंकि वहां से भी हमें ब्रॉन्ज डांसिंग गर्ल, जो कांस्य की नर्तकी है, जो द्रविड़ मोम तकनीक विधि से बनाई गई है, तो वह हमें नृत्य की जानकारी दे रहा है। हमारे पास पुरातात्विक साक्ष्य हैं। जहां तक साहित्यिक साक्ष्य की बात करें तो हमें निरंतर इसके साहित्य भी प्राप्त हो रहे हैं। अगर पौराणिक महाकाव्यों में देखें तो रामायण महाभारत में भी कला के इस रूप की जानकारी दी गई है। आगे चलकर बौद्ध साहित्यों में भी इस रूप की जानकारी दी गई है। जैसे राम का भी जब जन्म हो रहा है तो अयोध्यावासी नृत्य करते हुए नजर आते हैं। कृष्ण को आप देखो तो वे पूरे नृत्य करते ही नजर आ रहे हैं। उसी तरीके से बौद्ध साहित्य में आप देखें तो वहां भी आम्रपाली एक नर्तकी ही थी। उसके आगे हम लोग अगर मगध साम्राज्य देखें, मौर्य साम्राज्य देखें, प्राचीन भारत में हर काल में साहित्यों से इसके विषय में जानकारी मिल रही है। मध्यकालीन साहित्य जो भी है, सल्तनत काल में थोड़ी इसकी प्रचलन कम रही है, क्योंकि इस्लाम धर्म में नृत्य संगीत को प्रतिबंधित किया गया है। लेकिन फिर भी कला का यह रूप जीवित रहा। आगे जाकर मुगल काल में हम लोग देखते हैं तो मुगल काल में एक बार फिर से यह नृत्य दरबार की शान शौकत को बढ़ाने का काम करता है और दरबारी नृत्य के रूप में हमारे सामने आता है। तो बच्चों, हम लोग नृत्य कला के संदर्भ में इन सभी प्रश्नों को यहां पे आज देखने वाले हैं। पहला प्रश्न है कि भारतीय नृत्य की शैलियों के संदर्भ में, शैलियों का संदर्भ कहां मिलता है? भारतीय नृत्य शैलियों का संदर्भ, रिफरेंस ऑफ इंडियन डांस फॉर्म्स इज फाउंड इन कामसूत्र, नाट्य शास्त्र, दोनों ए और बी, न तो ए नहीं बी। बहुत अच्छा प्रश्न है कि आपको भारतीय नृत्य शैली की जानकारी कहां से प्राप्त हो रही है। जो भारतीय नृत्य शैली है, इस नृत्य शैली की जानकारी, साहित्यिक जानकारी के विषय में आपसे पूछा जा रहा है कि इसकी साहित्यिक जानकारी हमें सबसे पहले कहां से मिल रही है। और इस संदर्भ में आपके समक्ष जो ऑप्शन दिया गया है वह है आपको कामसूत्र और नाट्यशास्त्र, या दोनों ए और बी, न तो ए नहीं बी। तो मैं जो आंसर देख पा रहा हूं, नृत्य शैली के हम कहें कि भाई सबसे प्राचीन जानकारी का स्रोत नृत्य शैली के संदर्भ में तो कामंदक के काम सूत्र से नहीं मिल रहा है बच्चों। यह भरत मुनि का नाट्य शास्त्र है, और भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, यह आपको नाट्य शास्त्र की रचना किसने की है? भरत मुनि ने, यह ध्यान रखना। और भरत मुनि के नाट्य शास्त्र को पांचवा वेद कहा गया है, पांचवा वेद कहा गया है। कहा यह गया कि जब सृष्टि का निर्माण हुआ तो सृष्टि के सबसे बुद्धिजीवी प्राणी के रूप में ईश्वर ने मनुष्य की रचना की। लेकिन ब्रह्मा इस बात को लेकर बड़ा दुखी होते हैं कि जो सबसे अच्छी जो हमारी रचना थी, आज वह सबसे अलग जीवन जी रहा है, कष्ट में है, ईर्ष्या में है, क्रोध में है, द्वेष में है। कैसे इसके जीवन में खुशियां लाई जाए, कैसे इसके जीवन में खुशियां लाई जाए। और उसी खुशी को लाने के क्रम में नृत्य और संगीत का आविष्कार होता है। और भरत मुनि का जो नाट्य शास्त्र है, यह भरत मुनि के नाट्य शास्त्र से हमें इस कला के विषय में
जानकारी प्राप्त होती है, सबसे पहली जानकारी हमें प्राप्त होती है। तो यह भरत मुनि का नाट्य शास्त्र, जिसे पांचवा वेद, पंचम वेद का दर्जा दिया गया है। प्रश्न ऐसे भी पूछता है कि किस साहित्य को पंचम वेद का दर्जा दिया गया है, तो इसे ही आपको पंचम वेद कहा गया है। पांचवा वेद, चार वेद तो हैं ही जो हमें अलग अलग जानकारी दे रहे हैं, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, लेकिन नाट्य शास्त्र को पंचम वेद बच्चों माना गया है, पांचवा वेद, क्योंकि इससे हमें कला के सभी रूप की जानकारी प्राप्त होती है। तो इसका सही उत्तर जो होगा वह बी होगा। और बिल्कुल आप में से कुछ बच्चों ने इसका आंसर बी दिया भी है, बी आप लोगों ने दिया भी है। तो यह याद रखना है, ध्यान रखना है कि नृत्य की जानकारी हमारे पास, नृत्य कला सबसे प्राचीन कला में से एक है, और चाहे कला कोई भी हो, कला के माध्यम से भावना और विचारों को व्यक्त किया जाता है। मनुष्य अपनी भावनाओं और विचारों को की अभिव्यक्ति कला के किसी न किसी रूप में करता ही करता है। आज हम लोग देखते हैं कि आप में से हर लोग इस तरीके से यूज करते होंगे, क्योंकि कला की एक विशेषता इसकी प्रतीकात्मकता भी है। आज जैसे आप लोग किसी को व्हाट्सएप करते होगे, मैसेज करते होगे बहुत खुशी में, तो उसमें हंसते हुए एक नहीं आता है इमोजी में, जो आप लोग भेज देते हो, या दुख में कोई है तो आप रोते हुए इमोजी को भेजते हो। तो इसके माध्यम से भी तो आपने अपनी भावना और विचार को व्यक्त किया। तो कला की एक विशेषता है इसकी प्रतीकात्मकता, कि प्रतीकों के माध्यम से भी, सिंबल के माध्यम से भी हम अपनी भावना और विचारों को व्यक्त करते हैं। और ये सभी लोग करते हैं, सभी लोग करते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पे इसका सही आंसर बच्चों बी होगा। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। भारत की नृत्य शैलियों के विषय में पूछा जा रहा है। ये देखें आप, कुछ ये हमारे क्लासिकल डांस हैं जिन्हें शास्त्रीय नृत्य कहा जा रहा है। एक मैचिंग का भी प्रश्न आपसे पूछा जाता है, जैसे भरतनाट्यम, यह कहां का नृत्य है, तो यह आपको तमिलनाडु का। कथक, कथक कहां का नृत्य है, तो कथक आप देखें यह उत्तर प्रदेश का। कुचिपुड़ी कहां का नृत्य है भाई, तो कुचिपुड़ी आप देख रहे हो कि कुचिपुड़ी यह आंध्र प्रदेश का है। कथकली कहां का है, तो कथकली आपको केरल का है। मोहिनी अट्टम कहां का है, यह केरल का है। ओडिसी यह ओडिशा का है। मणिपुरी यह आपको मणिपुर से संबंधित नृत्य है। तो इस तरीके से हम लोग देख रहे हैं। सत्रिया भी है एक नृत्य, वह भी जिसे क्लासिकल डांस का दर्जा दिया गया है, जो असम का है। तो इस प्रकार से कुछ हमारे क्लासिकल डांस हैं जिन्हें शास्त्रीय नृत्य कहा जा रहा है, जो भरत मुनि के नाट्य शास्त्र पर आधारित है। अब यहां से रिलेटेड प्रश्न आपको यहां पे पूछा जाएगा। जैसे आप देख रहे हो कि निम्न में से कौन सा भारत का शास्त्रीय नृत्य है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए क्लासिकल डांस फॉर्म ऑफ इंडिया। कौन सा नृत्य का शास्त्रीय रूप है। मोहिनी अट्टम, सत्रिया, छऊ और कथक, कौन सा इसमें है। कूट में है केवल एक, एक और चार, एक दो और तीन, एक दो और चार। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों, और मैं उम्मीद करूंगा कि इसका उत्तर आप लोगों की ओर से बिल्कुल सही आना चाहिए। आपको क्लासिकल डांस का पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन कौन क्लासिकल डांस हैं, कौन कौन शास्त्रीय नृत्य हैं, कौन कौन शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इन शास्त्रीय नृत्य के विषय में पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। मोहिनी अट्टम, सत्रिया, छऊ, कथक, कौन से शास्त्रीय नृत्य हैं। तो इसमें हम लोग देखते हैं कि कौन सा शास्त्रीय नृत्य है। तो शास्त्रीय नृत्य में मोहिनी अट्टम, यह भी शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया, यह आपको असम का शास्त्रीय नृत्य है, शंकर देव इसके जनक माने जाते हैं। कथक, यह भी आपको शास्त्रीय नृत्य है, कथक। और कथक आप देखें तो यह उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है, कथक, ब्रजभूमि से संबंधित है कथक। अब छऊ को भी अगर आप देखते हो तो संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें, कल्चरल मिनिस्टर ने छऊ को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है। लेकिन ऐसे आप देखें तो कुल जो नृत्य हैं वह नृत्य आपको 8 ही शास्त्रीय नृत्य के रूप में माने जाते हैं। छऊ यह संस्कृति मंत्रालय के द्वारा, ध्यान देना, आपसे अगर पूछा जाए संस्कृति मंत्रालय के अकॉर्डिंग कौन सा क्लासिकल डांस है, तो उसमें बच्चों छऊ भी होगा,
क्योंकि संस्कृति मंत्रालय ने इसे भी, छऊ नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया है और यह जनजातीय नृत्य है। यह जनजातीय नृत्य है। यह 3 राज्यों से संबंधित है और 3 राज्य में झारखंड, ओडिशा और वेस्ट बंगाल। यह 3 जनजातीय जिले हैं, जिसमें झारखंड का सरायकेला, उड़ीसा का मयूरभंज और वेस्ट बंगाल का पुरुलिया, ये तीनों जनजातीय जिले हैं और इन्हीं तीनों जिलों से संबंधित यह नृत्य है। इसलिए इसको कहा जाता है सरायकेला छऊ, पुरुलिया छऊ और मयूरभंज छऊ। यह तीनों आपको 3 राज्य के जनजातीय जिले हैं और उसी राज्य से संबंधित, उसी जिले से संबंधित यह जनजातियों का एक नृत्य है, जिसे संस्कृति मंत्रालय ने, आप वेबसाइट पे भी खोलकर देखना, संस्कृति मंत्रालय ने इसे क्लासिकल डांस का दर्जा दिया है, लेकिन एक क्लासिकल डांस की श्रेणी में अभी नहीं है। इसलिए हम लोग यहां पे जो देखें तो इस प्रश्न के अकॉर्डिंग 1, 2 और 4 यह आपका सही उत्तर होगा। ठीक है। अच्छा, सत्रिया बेटा यह असम का नृत्य है, असम से संबंधित है और सत्रिया को, इसे आप देखें तो 2007 में इसे क्लासिकल डांस का शायद दर्जा दिया गया है, एग्जैक्ट मुझे जो याद है। तो यह भी शंकर देव ने इसकी उत्पत्ति की थी। शंकर देव एक वैष्णव संत थे और उनके द्वारा इस नृत्य की उत्पत्ति होती है, सत्रिया नृत्य की। तो यह 1, 2 और 4। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं बच्चों। भरतनाट्यम के विषय में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भरतनाट्यम बहुत ही, यह भी क्लासिकल डांस है। इस नृत्य की उत्पत्ति केरल में मंदिर में नर्तकियों के एकल प्रदर्शन के द्वारा की जाती है। यानी इस नृत्य की उत्पत्ति केरल के मंदिर में नर्तकियों ने एकल प्रदर्शन के द्वारा की। द ओरिजिन ऑफ दिस डांस कैन बी ट्रेस्ड बैक टू द सोलो परफॉर्मेंस, एकल नृत्य ऑफ टेम्पल डांसर्स इन केरला। इस नृत्य की उत्पत्ति केरल में नर्तकियों ने एकल नृत्य के रूप में की। इस नृत्य की उत्पत्ति हो रही है, यानी क्या यह मंदिर प्रांगण से निकली हुई नृत्य है जो केरल का है। बाला सरस्वती और रागिनी देवी ने इस नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने का काम किया। बाला सरस्वती और रागिनी देवी ने इस नृत्य को पूरा करने का काम किया। बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों, बहुत अच्छा प्रश्न है और मैं देख पा रहा हूं कि शैलेंद्र ने इसका आंसर दिया है सी। और यह प्रश्न आप उठाकर पेपर देखो, आपको इन सब पे प्रश्न पूछा हुआ है, इन सब पे प्रश्न आपसे पूछे जा रहे हैं। तो आप लोग जल्दी से कमेंट सेक्शन में आंसर बताएंगे कि इसका कौन सा कथन सही है, कौन सा कथन सही है। अभी अभी हमने चर्चा भी किया है, भरतनाट्यम कहां का है, मैंने पहले ही चर्चा किया था बच्चों। भरतनाट्यम यह तमिलनाडु का है ना, कहां का है, यह तमिलनाडु का है, तमिलनाडु से संबंधित है। ठीक है। देखो भरत जो शब्द है भरतनाट्यम, तो इसमें भ का मतलब हो गया भाव, र यानी रस और त मीन्स ताल। तो इस नृत्य में भाव प्रधान, रस प्रधान और ताल प्रधान यह नृत्य है भरतनाट्यम। भाव प्रधान, रस प्रधान और ताल प्रधान यह नृत्य है और यह तमिलनाडु का नृत्य है, यह तमिलनाडु का नृत्य है। और तमिलनाडु में देवदासी इस नृत्य से जुड़ी हुई थी। यह देवदासी परंपरा पर ही आधारित है, ध्यान देना। यानी देवदासियों के द्वारा ही इस नृत्य की उत्पत्ति की जा रही है। देवदासी जो अपने आप को ईश्वर को समर्पित कर देती थी और मंदिर प्रांगण में ही रहती थी और ईश्वर को खुश करने के लिए नृत्य करती थी, इसी से इस नृत्य की उत्पत्ति हुई है। तो तमिलनाडु के मंदिरों में देवदासियों के द्वारा, नर्तकियों के द्वारा इस नृत्य की उत्पत्ति होती है। लेकिन देवदासी नृत्य होने के कारण इस नृत्य को बहुत सम्मान की नजरों से नहीं देखा जाता था, बहुत रिस्पेक्ट नहीं दिया जाता था। लेकिन आगे चलकर आप देखते हो, पहले यह एकल नृत्य ही हुआ करता था, सोलो डांस ही था, जिसमें केवल महिलाएं नृत्य में भाग लेती थी, पुरुष नहीं। लेकिन बाद में
पुरुष भी इसमें जुड़े। तो पहले यह एकल नृत्य ही था, अब ऐसा नहीं रहा। और इस नृत्य को लोकप्रिय बनाने का काम रागिनी देवी ने नहीं किया बच्चों, बल्कि रुक्मणी देवी इस नृत्य से जुड़ी हुई। और ये पूछा हुआ प्रश्न है, ये पूछा हुआ प्रश्न है कि इस नृत्य को किसने लोकप्रिय बनाने का काम किया, तो रुक्मणी देवी ने, रुक्मणी देवी। ये पूछा हुआ प्रश्न है बच्चों, और ऐसे प्रश्न आपका गलत नहीं होना चाहिए। और ऐसे प्रश्न आप देखें तो कल्चर में बार बार पूछे जा रहे हैं, बार बार पूछे जा रहे हैं। आप एक बार उठाकर तो पेपर देखो, आप पेपर उठाकर देखो, आपको अंदाजा लग जाएगा बच्चों। फिर तरीका दो ही है कि या तो क्वेश्चन छोड़कर भागो, सिलेंडर कर दो अपने आप को, कोई ना कोई तो करने वाला होगा और जो करेगा उसका सही होगा। सबसे दिक्कत यह है कि आप लोग कल्चर को एकदम इग्नोर करके चलते हो और यह रिजल्ट को आपको प्रभावित कर देगा। 100% कराओ रिजल्ट को प्रभावित, क्योंकि 5 से 7 क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन कल्चर पे पूछा जा रहा है, कल्चर पे पूछा जा रहा है। और अगर आपको अपने कल्चर की जानकारी नहीं है तो फिर ये बड़ी तौहीनी की बात है। इन चीजों को थोड़ा नोटिस करने की जरूरत है। तो यहां आप देखते हो कि यह जो भरतनाट्यम है, यह आपको तमिलनाडु का नृत्य है और देवदासी नृत्य है। इस नृत्य की उत्पत्ति देवदासियों के द्वारा की गई। तो 3 बातों को तो ध्यान रखना है, भरतनाट्यम तमिलनाडु का, देवदासी नृत्य, एकल नृत्य। एकल नृत्य सोलो डांस यानी महिलाओं के द्वारा ही नृत्य किया जाता है। इसके साथ साथ इस नृत्य से जुड़ी कौन, जिसने लोकप्रियता दिलाई, तो वह है रुक्मिणी देवी। इसके बाद आपको इसमें याद ही क्या रखना है, इस नृत्य में भाव, रस और ताल है। भाव प्रधान नृत्य है, रस प्रधान, ताल प्रधान नृत्य है। तो इसमें आप देखें तो दोनों ही गलत है, कोई भी सही नहीं है, कोई भी सही नहीं है। क्लियर? चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर। कुचिपुड़ी के बारे में, कुचिपुड़ी के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन पूछा जा रहा है। कुचिपुड़ी यह सामान्य तौर पर एकल प्रदर्शन होता है, सोलो डांस है कुचिपुड़ी। अधिकांश कुचिपुड़ी गायन में वैष्णववाद पर आधारित विषय वस्तु होती है, यानी इस नृत्य की जो विषय वस्तु है, क्या वह वैष्णव धर्म से संबंधित है? क्या वह वैष्णव धर्म से संबंधित है? बहुत अच्छा प्रश्न यह भी है। यह सामान्य तौर पर एकल प्रदर्शन यानी एकल नृत्य है, सोलो डांस है क्या कुचिपुड़ी? तो कुचिपुड़ी आप देखो बच्चों, यह आंध्र प्रदेश का नृत्य है। यह कहां का है? यह आपको आंध्र प्रदेश के एक गांव के नाम पर, जो कुचाईपुरी जो एक गांव है आंध्र प्रदेश के, तो उसी कुचाईपुरी गांव के नाम पर इस नृत्य का नाम कुचिपुड़ी रखा गया। यह जो नृत्य है कुचिपुड़ी नृत्य, यह एकल नृत्य है, सोलो डांस है, बिल्कुल सही है। यह आपको सोलो डांस है, बिल्कुल सही है। और इस नृत्य में आप देखो तो इस नृत्य की कुछ खास विशेषता है। इस नृत्य की विशेषता में आप देखोगे कि महिलाएं जो हैं वह आपको माथे पे मटका रखकर और पीतल के थाल पे खड़ी होकर नृत्य करती हैं। इसलिए इस नृत्य को क्या कहा जाता है? इसे थाल नृत्य, थाल नृत्य या मटका नृत्य भी कहा जाता है। थाल नृत्य या मटका नृत्य भी कहा जाता है कुचिपुड़ी नृत्य को। तो इसे थाल या मटका नृत्य भी कहा जाता है, क्योंकि इसमें महिलाएं सर पे मटका रखकर नृत्य करती हैं, पीतल के थाल पे खड़े होकर इस नृत्य को करती हैं, और यह सोलो नृत्य है, एकल नृत्य था। अच्छा, इसमें कुछ ऐसे पैरों से आकृतियां बनाई जाती हैं, ऐसे नृत्य किया जाता है जैसे लगता है कि पैरों से फर्श पर आकृतियां खींची जा रही है, फर्श पर आकृतियां खींची जा रही हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण यह भी नृत्य है। अधिकांश कुचिपुड़ी गायन में वैष्णववाद पर आधारित, बिल्कुल सही है कि जो कुचिपुड़ी नृत्य है तो इसका विषय वस्तु जो है, वह विषय वस्तु क्या है? वह आपको वैष्णव धर्म ही है। और यह भी सही है, बहुत अच्छा आप लोगों ने आंसर दिया। कुछ प्रश्न यहाँ पे दिया हुआ है, कुछ नृत्य से संबंधित महिलाएं हैं, इनको जरूर याद रखना, जरूर से जरूर याद रखना। प्रश्न बार बार रिपीटेटेड प्रश्न है। अब इसमें कि कौन सा सुमेलित है,
कुछ ऐसे नृत्य हैं जिनसे महिलाएं जुड़ी हुई हैं। कौन सा सुमेलित नहीं है? सुमेलित नहीं है। कौन सा सुमेलित नहीं है? भरतनाट्यम रुक्मणी देवी या रुक्मणी अरुंडले, मणिपुरी नृत्य झावेरी बहने, कुचिपुड़ी नृत्य सितारा देवी, ओडिसी नृत्य सोनल मानसिंह। इस नृत्य से जुड़ी कुछ महिलाएं हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है? कौन सा सुमेलित नहीं है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है। कौन सा सुमेलित नहीं है? तो यहां पे आप देखो तो इसमें नृत्य से संबंधित इसको याद जरूर रखना। भरतनाट्यम, यह आपको रुक्मणी अरुंडले बिल्कुल सही है। मणिपुरी नृत्य को लोकप्रियता दिलाने का झावेरी बहने मणिपुरी नृत्य से जुड़ी हुई थी। सोनल मानसिंह, यह आपको ओडिसी नृत्य से जुड़े हुए हैं। अच्छा, सितारा देवी, यह आपको कुचिपुड़ी नृत्य से जुड़ी हुई नहीं है, बल्कि यह कथक नृत्य की है। अगर कथक होता तो यहां पे आपको कथक नृत्य से यह जुड़ी हुई है। ठीक है, सितारा देवी, सितारा देवी। तो इसको एक बार कुछ नहीं करना है, सिर्फ एक बार इसको याद कर लेना है। 2-4 बार आप रीडिंग दोगे, आपको याद हो जाएगा, पता चल जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कथकली नृत्य की विशेषताओं के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथकली, कथकली यह भी शास्त्रीय नृत्य है। यह अनिवार्य रूप से एक सर्व पुरुष मंडली का प्रदर्शन है। इट इज इसेंशियली एन ऑल मेल ट्रूप परफॉर्मेंस, यानी यह क्या पुरुषों के द्वारा इस नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है? पूछा जा रहा है कि इट इज इसेंशियली, यह अनिवार्यता केवल पुरुषों के द्वारा प्रदर्शित नृत्य है। मणिपुरी किस नृत्य के? कथकली नृत्य के विषय में पूछा जा रहा है कि यह पुरुषों के द्वारा प्रदर्शित नृत्य है। क्या यह सही है? कथकली गीतों के लिए प्रयुक्त भाषा तेलुगु है। क्या कथकली नृत्य में जो भाषा का इस्तेमाल किया जाता है, क्या इसमें तेलुगु भाषा का इस्तेमाल किया जाता है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है बच्चों। कथकली, अब इनमें से कौन सा सही है? बहुत ही अच्छा प्रश्न है। कथकली नृत्य के संदर्भ में आपको पूछा जा रहा है। कथकली यह आपको केरल का नृत्य है। और कथकली देखो 2 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, कथ और कली। कथा का, कथ का मतलब, कथ का मतलब कथा, कथा समझ रहे हो ना? कथा, जो कथा कहा जाता है। और कली का मतलब होता है नाटक। तो इसमें क्या होगा? कथा के माध्यम से, समझ रहे हो, कथा के माध्यम से अपने हाव भाव को क्या किया जाएगा? प्रदर्शित किया जाएगा कथा के माध्यम से। और यह केरल का शास्त्रीय नृत्य है। केरल का शास्त्रीय नृत्य है। तो इसमें आप देखो तो यह आपको अनिवार्य रूप से, यह आपको पुरुष मंडली के द्वारा ही, पुरुषों के द्वारा ही इस नृत्य का प्रदर्शन बच्चों होता है। कथकली नृत्य पुरुषों के द्वारा, बाद में पुरुषों के अधिकार को महिलाओं ने तोड़ डाला। अच्छा, इसमें क्या है कि पात्रों की जो पहचान होती है, एक चीज ध्यान रखना कि इसमें जो पात्र, अच्छा पात्र, इसमें कोई भी पात्र बोलता बोलता नहीं है, नाटक के माध्यम से प्रदर्शन किया जाता है। नाटक नहीं देखते हो? यानी पहले जो मूवी आता था, मूक बाधित मूवी फिल्म, जिसमें कोई म्यूजिक व्यूजिक बोला नहीं जाता था, आपको बस समझ जाना है देखकर, हाव भाव से। तो इसमें जो पात्र होते हैं, पात्रों की पहचान कैसे होती है? तो इसमें पात्रों की जो पहचान होती है, वह पात्रों की पहचान किससे होती है? चेहरे के रंग से। देखो, चेहरा का रंग बहुत कुछ कहता है, ध्यान रखना। आप लोग कैसे किसी के चेहरे के रंग को देखकर समझ जाते हो या नहीं कि यह व्यक्ति गुस्सा में है या अभी अच्छे मूड में है, इससे अभी बात किया जाए या ना किया जाए? होता है या नहीं होता है? सामान्य तौर पर आप लोग भी इस तरीके से तो इन सब चीजों का तो प्रयोग करते ही होंगे कि किससे किस मूड में बात किया जाए, उसके चेहरे का रंग क्या है। तो इसमें पात्रों की पहचान कैसे होती है? चेहरे की रंग से। यानी अगर चेहरे पर हरा रंग है, हरा रंग, तो हरा रंग सद्गुण का प्रतीक है, यानी वह नायक है, वह नायक है। और अगर चेहरे का रंग लाल है तो वह खलनायक है, वह आपको बुराई का प्रतीक है। तो इससे, अच्छा, इसमें विदूषक की भी बड़ी भूमिका होती है। विदूषक यानी कॉमेडियन टाइप के व्यक्ति का,
इस नृत्य में, इसमें आपको तेलुगु भाषा नहीं है, ये गलत है, ये गलत है। और आप लोगों में से कुछ लोगों ने इसका आंसर सही भी दिया है, क्या बात है, बहुत अच्छी बात। तो इसका सही उत्तर ए होगा बच्चों, इसका सही उत्तर ए होगा, क्योंकि यह कहां का नृत्य है, केरल का है ना, केरल का नृत्य है। तो तेलुगु भाषा का प्रयोग क्यों होगा भाई, सोचने की बात है, इसमें तेलुगु भाषा का प्रयोग क्यों होगा, केरल का नृत्य, शास्त्रीय नृत्य है। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। मोहिनी अट्टम सुने होंगे, मोहिनी अट्टम नृत्य के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मोहिनी अट्टम यह भी शास्त्रीय नृत्य है। यह सामान्य तौर पर विष्णु के स्त्री नृत्य की कहानी सुनाता है, विष्णु के स्त्री नृत्य। इट जनरली नरेट द स्टोरी ऑफ द फीमेल डांस ऑफ विष्णु। नृत्य संगीत और गीतों के साथ होता है। द डांस इज accompanied by म्यूजिक एंड सॉन्ग्स। इनमें से कौन से कथन सही हैं? यह भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, मोहिनी अट्टम। और इसका उत्तर मुझे लगता है कि आना चाहिए। यह भी आपको केरल का ही शास्त्रीय नृत्य है, मोहिनी अट्टम। और सबसे बड़ी बात बच्चों, एक चीज ध्यान रखना कि इसका उल्लेख जो है वह बहुत, एक संगम साहित्य में भी इसका उल्लेख किया गया है। संगम साहित्य में एक लिटरेचर का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उस लिटरेचर का नाम है शिल्पाधिकारम, शिल्पाधिकारम। तो इस नृत्य का उल्लेख आपको संगम साहित्य, यानी इस नृत्य का उल्लेख किसमें है, तो संगम साहित्य, संगम साहित्य शिल्पाधिकारम में भी इस नृत्य का उल्लेख किया गया है। शिल्पाधिकारम, इसमें उल्लेख इसका है, संगम साहित्य शिल्पाधिकारम में इस नृत्य का उल्लेख किया गया है, मोहिनी अट्टम। मोहिनी का मतलब होता है आकर्षण। मोहिनी का मतलब क्या होता है, किसी को मोह लेना, आकर्षित करना। तो यह नृत्य आपको वैष्णव परंपरा पर आधारित है और विष्णु का ही एक रूप है मोहिनी। यह जो नृत्य है विष्णु के स्त्री नृत्य की कहानी, विष्णु का ही रूप है मोहिनी। कहा यह जाता है, पौराणिक महाकाव्यों में यह कहा गया है कि भगवान शिव ने आपको, क्योंकि शिव को कोई भी तपस्या करता था तो शिव तो आशीर्वाद दे देते थे, तथा वस्तु कह देते थे, परिणति नहीं जानते थे। तो एक दैत्य था जिसने शिव को प्रसन्न करने के लिए, भस्मासुर जिसका नाम था, जिसने शिव को प्रसन्न करने के लिए काफी घोर तपस्या किया, ठीक है। और घोर तपस्या किया तो उसने, शिव प्रसन्न हुए और उसको आशीर्वाद दिए। उसने यह मांग किया था शिव से कि भाई मुझे ऐसा आप वरदान दें कि मैं जिसके सर पर हाथ रखूं वह जलकर भस्म हो जाए। शिव ने तथा वस्तु कह दिया। उसने सोचा कि कहीं ऐसा तो नहीं कि मैं लंबे वर्षों तक कठोर तपस्या किया और शिव जी ऐसे ही लॉलीपॉप धरा कर निकल जाए कहकर झूठ में, तो क्यों ना पहले इन्हीं पर टेस्ट कर लिया जाए। अब उसने कहा कि पहले मैं आपके ऊपर जांचना चाहता हूं कि आपने जो बोला है सही है या गलत है। अब शिव फंस गए, शिव लगे भागने और भस्मासुर उनके पीछे पीछे खदेड़ना स्टार्ट किया शिव को सर पर हाथ रखने के लिए। अब पूरे ब्रह्मलोक में तबाही मच गई। सभी जितने भी देवता हैं चिंतित होने लगे कि भाई अब शिव का क्या हाल होगा। तो कहा जाता है कि विष्णु को एक ऐसा देवता माना जाता है कि जब भी कोई अत्याचार होगा, जब भी कोई घोर संकट होगा, तो विष्णु को तारनहार बताया गया है कि विष्णु ही बचाएंगे। और इसलिए विष्णु के बहुत सारे रूप भी आपको पता ही है, जो 10 अवतार हैं। तो इसमें विष्णु आते हैं मोहिनी का रूप ग्रहण करके। मोहिनी एक महिला, बहुत ही खूबसूरत महिला, तो मोहिनी का रूप ग्रहण करके आते हैं विष्णु, और भस्मासुर देखते ही उनके मोह जाल में फंस जाता है। अब मोहिनी नृत्य करने लगती है, और नृत्य करने लगती है तो नृत्य करते करते भस्मासुर भी उसको देखकर नृत्य करने लगता है। मोहिनी को देखकर इधर शिव को राहत की सांस मिली।
इसी बीच नृत्य करते करते मोहिनी अपने हाथ को अपने सर पर रखती है। भस्मासुर चूंकि नकल कर रहा था, पूरे मोह जाल में फंस गया था, माया जाल में, उसने भी अपने हाथ को सर पर रखा और वह भस्म हो जाता है। अब बचे शिव। अब शिव भी मोहिनी के जाल में फंस गए। अब शिव को भी मोहिनी से प्यार हो गया। तो वही शिव और मोहिनी के प्यार का ही परिणाम होता है, एक बालक की उत्पत्ति होती है, जिसको लेकर जो अयप्पा स्वामी हैं, अयप्पा, बड़ी एक लंबी कहानी है बच्चों। अब मैं उस कहानी को अभी नहीं जा सकता हूं, कुछ लिमिटेशन है क्लास की। तो उसी के शिव और मोहिनी से ही उत्पन्न संतान है अयप्पा स्वामी, अयप्पा। इसलिए उनको हरिहर भी कहा जाता है, हरिहर, शिव और विष्णु के पुत्र अयप्पा, जिनके मंदिर को लेकर बड़ा विवाद भी रहा है। तो खैर वो लंबी कहानी है। तो यह सामान्य तौर पर विष्णु के स्त्री बिल्कुल सही है। और इस नृत्य की सबसे बड़ी विशेषता आप देखें कि इसमें संगीत और गीत के साथ यह नृत्य होता है। बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, ठीक है। अच्छा, इसमें क्या है कि इसमें जो नृत्य किया जाता है वह घुटने को मोड़कर नृत्य किया जाता है। और इसमें जो पोशाक पहना जाता है, पोशाक आप इस नृत्य में देखोगे, कभी कभी इस तरीके से भी प्रश्न पूछता है। तो इसमें जो पोशाक होता है वह थोड़ा पोशाक आपको होता है ऑफ वाइट, यानी नहीं जिसे कहा जाता है सफेद ही होता है, लेकिन ऑफ वाइट होता है। ऑफ वाइट यानी मिल्की वाइट जिसे आप कह सकते हो, दूध की तरह, दूध वाला रंग का जो इसमें ड्रेस पहना जाता है। दूसरी चीजें आप देखें तो इस नृत्य में आप एक चीज और देखो कि इसमें जो महिलाएं जो जूड़ा जो बांधती है बन, तो बन थोड़ा साइड में करके बांधा जाता है, साइड में, और उसमें फूल उल लगाया जाता है। तो ये इस नृत्य की कुछ खास विशेषताएं हैं। तो यह हम लोग देखते हैं कि यह भी सही, यानी इसमें से दोनों ही सही है। बिल्कुल आप लोगों का सही उत्तर आया है। आते हैं बच्चों आगे के प्रश्न को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में है? यूनेस्को, यूनेस्को की अमूर्त विरासत सूची में है। कौन सी नृत्य है? कालबेलिया, छऊ, दोनों ए और बी, न तो ए नहीं बी। बहुत अच्छा प्रश्न है, बहुत ही अच्छा प्रश्न है और पूछा हुआ क्वेश्चन है, पूछा हुआ क्वेश्चन है। कौन सा ऐसा हमारा नृत्य है जो यूनेस्को की अमूर्त विरासत में, देखो यूनेस्को में दो विरासतों को उसमें शामिल किया जाता है। एक मूर्त विरासत जिसे कहा जाता है टेंजिबल हेरिटेज, जिसमें हमारे स्थापत्य आते हैं, मूर्तियां आती हैं। एक है इनटेंजिबल हेरिटेज, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, जिसमें हमारे नृत्य, संगीत, पर्व, त्योहार आते हैं। तो कुछ ऐसे भी हमारे नृत्य, संगीत हैं, पर्व, त्योहार हैं, जैसे अभी कुंभ मेला ही लगा हुआ है, तो कुंभ मेला को भी यूनेस्को में शामिल किया गया अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में। उसी तरीके से आप देखें तो नवरोज त्योहार है, योग है, ये सब अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में यूनेस्को में शामिल किए गए हैं, इंटेंजिबल कल्चरल हेरिटेज के रूप में। ये भी बार बार प्रश्न पूछा जाता है। तो इसमें कौन सा नृत्य है जिसे यूनेस्को में शामिल किया गया है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में? कालबेलिया, यह आपको राजस्थान का एक सपेरा जनजाति का नृत्य है, कालबेलिया, कालबेलिया। और इस नृत्य को लोकप्रियता दिलाने का काम गुलाबो देवी ने किया था। यूनेस्को में इसे जो शामिल किया गया बच्चों 2010 में, इसे यूनेस्को में अमूर्त सांस्कृतिक विरासत के रूप में। छऊ नृत्य जो आप देख रहे हो, यह जनजातीय नृत्य है जिसका मैंने चर्चा भी किया था। 3 जनजातीय जिले हैं, 3 राज्य से संबंधित, जिसमें ओडिशा, मयूरभंज, झारखंड, सरायकेला और वेस्ट बंगाल, पुरुलिया। इसलिए इस नृत्य को क्या कहा जाता है? मयूरभंज छऊ, सरायकेला छऊ और पुरुलिया छऊ। चूंकि यह 3 राज्यों के 3 जनजातीय जिलों से संबंधित यह नृत्य है। और इस नृत्य की जो उत्पत्ति मानी जाती है, ओरिजिन जो मानी जाती है छऊ नृत्य की, वह छऊ नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है आपको झारखंड के सरायकेला से, झारखंड के सरायकेला से। और इस नृत्य को भी यूनेस्को में शामिल किया गया 2010 में। और सबसे बड़ी बात कि छऊ नृत्य को
संस्कृति मंत्रालय ने संस्कृति मंत्रालय के द्वारा आपको इस नृत्य को शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया। छऊ नृत्य को क्लासिकल डांस शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया, यह भी ध्यान रखना। छऊ नृत्य बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यह जो कालबेलिया नृत्य है, यह आपको कालबेलिया नृत्य राजस्थान के सपेरा जनजाति की महिलाओं के द्वारा, यह आपको महिला प्रधान नृत्य है, सामूहिक नृत्य है, एकल नृत्य नहीं है, सोलो डांस नहीं है, लेकिन यह राजस्थान की महिलाओं के द्वारा, और कौन सी? सपेरा जनजाति, जो काफी कद काठी में लंबी महिलाएं होती हैं और बहुत खूबसूरत होती हैं। आज इस नृत्य की, पहले इस नृत्य को बहुत सम्मान से नहीं देखा जाता था, क्योंकि यह सपेरा जनजाति की महिलाओं के द्वारा किया जाने वाला नृत्य था। लेकिन आज इस नृत्य की इतनी लोकप्रियता है बच्चों, कि आज इसे देखने के लिए देश विदेश से लोग आते हैं। और इस जनजाति की महिलाएं काफी आकर्षक होती है, बहुत खूबसूरत होती हैं, लंबे कद काठी की होती हैं। अच्छा, नृत्य भी किया जाता है सांपों की तरह लहराते बल खाते। और इस नृत्य को लोकप्रियता दिलाने का जो काम किया है, वह इस नृत्य को लोकप्रियता दिलाने का काम किया, इसी नृत्य की जुड़ी एक महिला थी जिनका नाम था गुलाबो देवी। बाद में इन्हें पद्म सम्मान से सम्मानित किया गया, गुलाबो देवी। तो इस नृत्य को लोकप्रियता दिलाने का काम किसने किया? गुलाबो देवी ने। ठीक है, गुलाबो देवी ने। तो इस प्रकार से, हाँ, छऊ को भी 2010 में ही बेटा, छऊ को भी 2010 में। तो यह बहुत फेमस नृत्य है और इसमें दोनों ही सही है, दोनों को यूनेस्को में शामिल किया गया है। चलिए आते हैं अगले प्रश्न की ओर जल्दी से। अब कुछ हम लोग फोक डांस को देख ले, जो लोक नृत्य है, जो क्षेत्र विशेष से संबंधित हैं। चारबा कहां का लोकप्रिय नृत्य है? अब ये सब याद रखना। देखो, मैं एक चीज बता दूं आपको, जब भी आपको फोक डांस, आप ध्यान देना, लोक नृत्य, तो लोक नृत्य आप नॉर्थ ईस्ट का जरूर देख कर जाना एग्जाम में। इसके साथ साथ आप पर्वतीय क्षेत्र का, जो भी माउंटेन एरिया का जो नृत्य है, इसे जरूर, जैसे हिमाचल हो गया, J&K हो गया, उत्तराखंड हो गया, ये सब जरूर देखना, क्योंकि पर्वतीय नृत्य आपको पूछा ही जाएगा लोक नृत्य के रूप में। एक तो शास्त्रीय नृत्य पे पूछा जाएगा और दूसरा लोक नृत्य पे आपको इस रीजन से प्रश्न पूछा जाएगा। पूछा जा रहा है कि चारबा कहां का लोकप्रिय नृत्य है? भाई जल्दी से इसका आंसर आप लोग बताएंगे। चारबा यह कहां का लोकप्रिय नृत्य है? यह आपको लोक नृत्य है। चारबा क्या है? लोक नृत्य है। मध्य प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, पंजाब, कहां का है? यह आपको हिमाचल प्रदेश का यह नृत्य है चारबा। और इसे आप देखो कि दशहरा के उत्सव के समय इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। कब किया जाता है? दशहरा के समय। दशहरा में इस नृत्य का, चारबा नृत्य, यह हिमाचल प्रदेश का एक लोक नृत्य है, जो वहां की लोक संस्कृति से संबंधित है। आते हैं नेक्स्ट प्रश्न की ओर। कौन सा ओडिशा का लोक नृत्य है? ओडिशा का लोक नृत्य पूछा जा रहा है। ओडिशा का लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य नहीं। ओडिसी तो ओडिशा का शास्त्रीय नृत्य है ही। ओडिशा का लोक नृत्य कौन सा है? बिहू, झूमर या जात्रा? जात्रा, दंड जात्रा या जात्रा, जो भी कह ले। कौन सा उड़ीसा का लोक नृत्य है? और निम्नलिखित विकल्पों में से चुने। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फोक डांसेज ऑफ ओडिशा? बिहू, झूमर, जात्रा, दंड जात्रा। चूज फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। केवल 1 और 2, केवल 2 और 3, केवल 1 और 3, उपरोक्त सभी। क्या है भाई आप लोग की ओर से आंसर क्या रहा है? देखो, बिहू जो है यह आपको असम का है ना, बिहू असम का है। फसल की कटाई के समय में यह असम का बहुत प्रसिद्ध लोक नृत्य है, बिहू, बिहू नृत्य। इसे याद रखना, पूछा हुआ प्रश्न है। यह असम का बहुत फेमस लोक नृत्य है, फोक डांस है। फसल कटाई के समय इस नृत्य का आयोजन किया जाता है, बिहू नृत्य। झूमर आप देखें तो झूमर उड़ीसा, झारखंड, बिहार और आपको ईस्टर्न यूपी का यह एक लोक नृत्य है, झूमर। जो महिलाएं शादी विवाह के समय में झूमर करती हैं,
तो यह तो उड़ीसा का है। और जात्रा आप देखें, यह भी उड़ीसा का है। जात्रा यह भी उड़ीसा का है। तो इसमें बिहू तो ऐसे ही निकल गया, यानी एक आप हटा दो, एक हटा दो, आंसर तो आपका आ गया ना, बिल्कुल सही, बी इसका उत्तर होगा। कुछ लोक नृत्य को जरूर आप लोग याद रखना, यहां गलतियां नहीं होनी चाहिए। आते हैं अगले प्रश्न की ओर बच्चों। इस नृत्य शैली की उत्पत्ति का पता मंदिर की नर्तकियों या देवदासियों से लगाया जा सकता। किस नृत्य शैली की उत्पत्ति मंदिर की नर्तकियों या देवदासियों से लगाया जा सकता है? यानी पूछा जा रहा है कि कौन सा ऐसा नृत्य है। हाँ, झूमर होता है, बहुत सारे स्टेट में होता है, राजस्थान में भी होता है, गुजरात में भी होता है, ठीक है, झूमर शादी विवाह के समय महिलाओं के द्वारा। तो कौन सा नृत्य है जिसकी उत्पत्ति मंदिर प्रांगण में देवदासियों के द्वारा की गई, जो देवदासी नृत्य से संबंधित है? द ओरिजिन ऑफ द डांस फ्रॉम कैन बी ट्रेस्ड बैक टू टेम्पल डांसर और देवदासीज। मोहिनी अट्टम, कालबेलिया, कुचिपुड़ी, भरतनाट्यम। बहुत अच्छा प्रश्न है बच्चों। कौन सी नृत्य है जो मंदिर प्रांगण में देवदासियों के द्वारा की गई? मंदिर प्रांगण से तो बहुत सारे नृत्य की उत्पत्ति हो रही है। कथक नृत्य आप उत्तर प्रदेश का देखो, वह भी मंदिर प्रांगण से ही निकला है, जिसमें कथा कहते कहते पुजारी इतने भाव विभोर हो जाते थे कि लगते थे नाचने। ओडिसी नृत्य, वह भी मंदिर प्रांगण से ही निकला है। और ओडिसी नृत्य को भी ध्यान रखना, वह भी देवदासियों के द्वारा नृत्य किया जाता था। अब यहां पे पूछा जा रहा है, लेकिन इसमें ओडिसी तो है नहीं, और मैं इसका चर्चा भी किया हूं पहले। और मैं जो देख पा रहा हूं कि भरतनाट्यम आप देखें तो भरतनाट्यम यह देवदासी नृत्य है, देवदासी नृत्य है, इसे बहुत सम्मान नहीं दिया जाता था। यह तमिलनाडु का शास्त्रीय नृत्य है और इसे बहुत सम्मान नहीं दिया जाता था, लेकिन सम्मान दिलाने का काम किसने किया? रुक्मिणी देवी ने किया। रुक्मिणी देवी ने इस नृत्य को काफी ऊंचाइयों तक ले गई और उसके बाद इस नृत्य को सम्मान दिलाने का काम करवाई, वह रुक्मिणी देवी है। तो यह आपको भरतनाट्यम है। ओडिसी नृत्य भी, उसे भी ध्यान रखना है, ओडिसी नृत्य भी इसी प्रकार का है। आते हैं अगले प्रश्न की ओर। मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप है जो वहां सभी शैलीबद्ध नृत्यों का निर्माण करता है। किरीटा, संकीर्तन, तांडव, लाई हरोबा। मणिपुरी नृत्य में आपसे पूछा जा रहा है कि मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप कौन सा है जो शैलीबद्ध नृत्यों का निर्माण करता है? मणिपुरी नृत्य भी आप देखें कि मणिपुरी जो नृत्य है वह भी शास्त्रीय नृत्य है, और यह मणिपुर में विशेष लोकप्रिय होने के कारण इसे मणिपुरी नृत्य कहा गया। अब इस नृत्य में आपको पूछा जा रहा है, ठीक है, मोहिनी अट्टम बेटा देवदासी नृत्य नहीं है। मोहिनी अट्टम आप देख रहे हो, मोहिनी अट्टम देवदासी नहीं है ना? तो मणिपुरी नृत्य का संबंध सबसे प्रारंभिक रूप है जो सभी शैलीबद्ध नृत्यों का निर्माण करता है। कौन सा नृत्य है? मणिपुरी नृत्य का सबसे प्रारंभिक रूप। देखो, संकीर्तन जो है यह आपको सत्रिया नृत्य, जो सत्रिया नृत्य है असम का संकीर्तन, वह शंकर देव के द्वारा किया जाता था, नाटक था। और मणिपुरी नृत्य में आप देखो तो लाई हरोबा, यह उसका सबसे प्रारंभिक रूप माना जाता है। लाई हरोबा, उसमें है जोग तांडव, चोलम तांडव। मणिपुरी नृत्य के अगर आप देखें तो उसमें है जोग तांडव और चोलम तांडव भी, उसमें तांडव नृत्य भी है, जोग तांडव और चोलम तांडव। थांगटा, उसमें चोलम। देखो, मणिपुरी नृत्य के 3 रूप हैं। एक है आपको चोलम तांडव, चोलम तांडव, जोग तांडव, थांगटा, लाई हरोबा। लाई हरोबा, यह लाई हरोबा यह आपका है। और संकीर्तना तो यह सत्रिया नृत्य से संबंधित है ना। जोग तांडव और चोलम तांडव, जोग तांडव और चोलम तांडव और थांगटा, यह मणिपुरी नृत्य के 3 फॉर्म्स हैं, 3 रूप हैं, 3 रूप हैं। तो यह आपको याद रखना है। लाई हरोबा, लाई हरोबा यानी देवताओं का आमोद प्रमोद में किया जाने वाला नृत्य। लाई हरोबा वहां का त्योहार है, मणिपुर का बहुत फेमस फेस्टिवल माना जाता है लाई हरोबा।
हर वर्ष वहां मनाया जाता है लाई हरोबा फेस्टिवल। इस पे भी प्रश्न यूपीएससी में पूछा हुआ है। प्रसिद्ध सत्रिया नृत्य के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। सत्रिया संगीत नृत्य और नाटक का संयोजन है। सत्रिया संगीत नृत्य और नाटक का संयोजन है। सत्रिया इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ म्यूजिक, डांस एंड ड्रामा। यह असम के वैष्णवों की सदियों पुरानी जीवित परंपरा है। असम के वैष्णव संप्रदाय से जुड़े लोगों की सदियों पुरानी जीवित परंपरा है। इट इज ए सेंचुरी ओल्ड लिविंग ट्रेडिशन ऑफ वैष्णवीज ऑफ असम। यह तुलसीदास, कबीर और मीराबाई द्वारा रचित भक्ति गीतों के शास्त्रीय रागों और तालों पर आधारित है। इट इज ए बेस्ड ऑन क्लासिकल रागा एंड ताला ऑफ devotion songs composed by तुलसीदास, कबीर एंड मीराबाई। कौन सा सही है? निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है? तो यहां पे आप लोग जल्दी से बताएं। सत्रिया नृत्य के विषय में आपसे पूछा जा रहा है। सत्रिया नृत्य यह असम का बहुत ही फेमस नृत्य है और इसे भी सत्रिया नृत्य को भी शास्त्रीय नृत्य का दर्जा दिया गया है। 15वीं सदी का एक बहुत महत्वपूर्ण नृत्य है। शंकर देव के द्वारा इस नृत्य की उत्पत्ति की गई है। संकीर्तना एक नाटक है। तो बलराम सिंह ने दिया है सी, आरुषि सी, गुंजा सी, प्रिंस बी, करण सी, शैलेंद्र सी। देखे सी में क्या है भाई? 1 2 3, 1 2 3। प्रिंस ने दिया है बी, 1 और 2। ओके बच्चों, सी नहीं होगा। या तुलसीदास, कबीर और मीराबाई कहां से इसमें ले आए? उनके गीतों के थोड़े हैं यहां पे। इसमें शंकर देव के गीतों के आधार पर इस नृत्य को किया जाता है। शंकर देव जो 15वीं सदी के वैष्णव संत थे और इस नृत्य का आधार है अंकिया नाटक। अंकिया नाट शंकर देव के गीतों को संकलन करके, ना कि आपको तुलसी, कबीर और मीरा इसमें कहां से आ जाएंगे। 1 और 2 बिल्कुल सही है। तो यह सत्रिया नृत्य नाटक, सत्रिया संगीत नृत्य और नाटक का संयोजन है, बिल्कुल सही। यह असम के वैष्णव की सदियों पुरानी परंपरा है जो 15वीं सदी के एक संत शंकर देव के द्वारा इस नृत्य की उत्पत्ति मानी जाती है और उन्हीं के गीतों को आधार बनाकर इस नृत्य का आयोजन किया जाता है। तो यह आपको बी होगा। चलिए, आज के सेशन का यह अंतिम प्रश्न है और बहुत अच्छा प्रश्न है। भारत के सांस्कृतिक इतिहास के संदर्भ में नृत्य और नाट्य कला में त्रिभंग नामक मुद्रा प्राचीन काल से लेकर आज तक भारतीय कलाकारों की प्रिय रही है। त्रिभंग मुद्रा, त्रिभंग मुद्रा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन इस मुद्रा का सर्वोत्तम वर्णन करता है? बहुत ध्यानपूर्वक सुनना। आज के सेशन का यह लास्ट प्रश्न है। ऐसे प्रश्न का सामना आपको यूपीएससी में करना पड़ता है। इन द कंटेंस्ट ऑफ कल्चरल हिस्ट्री ऑफ इंडिया ए पोज इन डांस एंड ड्रामाटिस्ट कॉल्ड त्रिभंगा, त्रिभंगा हैज बीन फेवरेट ऑफ इंडियन आर्टिस्ट फ्रॉम एंशिएंट टाइम टिल टुडे। आज तक, प्राचीन काल से लेकर आज तक यह जो मुद्रा है वह नृत्य नाटक का बहुत ही लोकप्रिय माना जाता है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट बेस्ट डिस्क्राइब दिस पोज? एक पैर मुड़ा हुआ और शरीर थोड़ा लेकिन विपरीत रूप से कमर और गर्दन पर घुमावदार। कुछ महाकाव्य या ऐतिहासिक पात्रों के प्रतीक के लिए चेहरे के भाव, हाथ के इशारे और सिंगर को भी जोड़ा जाता है। शरीर, चेहरे और हाथों के गति का उपयोग स्वयं को व्यक्त करने या कहानी कहने के लिए किया जाता है। प्यार या कामुकता की भावनाओं को व्यक्त करने के लिए एक छोटी सी मुस्कान, थोड़ा घुमावदार कमर, कुछ हाथ अंग विक्षेपण पर जोर दिया जाता है। बहुत अच्छा है। एक पैर मुड़ा हुआ और शरीर थोड़ा झुका हुआ लेकिन विपरीत रूप से कमर और गर्दन पर घुमावदार। यानी जो त्रिभंग मुद्रा है कुछ इस तरीके से होता है। गर्दन अलग झुका हुआ, बीच का पार्ट अलग डायमेंशन में और कमर के नीचे का हिस्सा अलग डायमेंशन में। तो इस तरीके से आप देखोगे यह नृत्य का एक मुद्रा है, त्रिभंग। अब आपसे अगर पूछा जाए कि नृत्य की यह मुद्रा किस शास्त्रीय नृत्य में दिखाई देता है, अगर यह कभी पूछ देता कि त्रिभंग मुद्रा जो है यह किस शास्त्रीय नृत्य में दिखाई देता है,
तो यह ओडिसी नृत्य की विशेषता है। ओडिसी, अगर ओडिशा का नृत्य आप देखो तो त्रिभंग मुद्रा में आपको दिखाई देगा, त्रिभंग मुद्रा, ठीक है। कथकली में नहीं बेटा, ओडिसी है ना। ओडिसी नृत्य की यह विशेषता मानी जाती है, त्रिभंग मुद्रा नृत्य की एक विशेषता है। तो यह जरूर आप लोग याद रखना, इतना प्रश्न है और बहुत अच्छे से आप लोगों ने आज के सेशन को किया है। इसी के साथ आज का सेशन समाप्त होता है। नेक्स्ट हम लोग चित्रकला पर आएंगे और इसी के साथ आज का सेशन समाप्त हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद। आज कुछ ज्यादा रॉन्ग हुआ है क्वेश्चन सर, कोई बात नहीं, बहुत कुछ सीखने को मिला होगा कि कैसे तैयारी करनी है, कैसे और ठीक करना है। तो चलिए आज इसी के साथ सेशन को समाप्त किया जाए। बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सभी को। सभी लोग स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपना खूब ख्याल रखें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।